प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जिस पर बोलते ही लोगों की भावनाएं भड़क जाती हैं। राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया पर तो लगता है जैसे आग लग जाती है, युद्ध छिड़ जाता है। और विषय है आरक्षण। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है, एक अंडरलाइंड लाइन है मेरी कि एक बात साफ कर दूं कि ये वीडियो किसी भी जाति, समुदाय या वर्ग के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सवाल व्यवस्था पर है। सवाल ये है कि क्या 75 साल के बाद भी हम उसी मॉडल पर चलेंगे जो आज़ादी के तुरंत बाद बनाया गया था, या फिर समय के साथ उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, कोर्स करेक्शन होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को स्थायी व्यवस्था नहीं माना था। उनका एक उद्देश्य ये था कि उन समुदायों को मुख्यधारा में लाना चाहिए जो सदियों से सामाजिक अन्याय का शिकार रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि क्या हम ये जांचने को तैयार हैं कि इस व्यवस्था ने अपना लक्ष्य कितना हासिल किया है। पहला मुद्दा है क्रीमी लेयर। मान लीजिए किसी परिवार से एक व्यक्ति आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, पीसीएस बन जाते हैं, किसी बड़े सरकारी पद पर पहुंच जाता है। उसके बच्चों को बेहतरीन स्कूल मिल जाता है, संसाधन मिल जाते हैं, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। फिर भी अगली पीढ़ी उसी आरक्षण का लाभ क्यों लेने लगती है, और उसके बाद उसकी भी अगली पीढ़ी। तो सवाल ये उठता है कि आरक्षण का लाभ आखिर किसे मिल रहा है। क्या सही में सबसे गरीब और सबसे पिछड़े आदमी को, व्यक्ति को उस तक ही अवसर पहुंच रहा है, या कुछ परिवारों के भीतर ही बार बार घूम रहा है। ओबीसी में तो क्रीमी लेयर लागू है, फिर एससी एसटी में इस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है। जैसे ही सवाल पूछा जाता है कुछ लोग तुरंत इसे सामाजिक न्याय पर हमला बता देते हैं। लेकिन सवाल पूछना हमला नहीं होता है, लोकतंत्र में समीक्षा अपराध नहीं होती है। दूसरा मुद्दा ये है कि न्यूनतम योग्यता का। क्या किसी भी पेशे में जाने के लिए एक न्यूनतम योग्यता स्तर नहीं होना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर बनने जा रहा है, इंजीनियर बनने जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहा है, तो क्या देश को ये अधिकार नहीं है कि वो न्यूनतम क्षमता की अपेक्षा करे। ये बहस बरसों से चल रही है कि किसी भी परीक्षा में एक बेसिक क्वालिफिकेशन का थ्रेशोल्ड तो होना चाहिए ना, क्योंकि एंड में सेवा तो पूरे समाज को देनी है। माइनस वाले बच्चे क्यों आगे आ जाते हैं। तीसरा मुद्दा है कि बार बार आरक्षण का लाभ लेना। आज कई लोग स्नातक में आरक्षण लेते हैं, फिर पीजी में आरक्षण लेते हैं, फिर पीएचडी में लेते हैं, फिर उसके बाद नौकरी में भी आरक्षण लेते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या अफसरों को वितरण, उनका जो अवसर है उसका वितरण व्यापक नहीं होना चाहिए। यह एक ही व्यक्ति को हर स्तर पर बार बार लाभ मिलते रहना चाहिए। कई लोग सुझाव देते हैं कि कम से कम इस विषय पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि आरक्षण का लाभ किस प्रकार अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बिंदु है। मान लीजिए किसी आरक्षित वर्ग के छात्र ने इतने अच्छे मार्क्स उसको मिल जाते हैं कि सामान्य श्रेणी के कट ऑफ को भी पार कर जाता है या उसको टच कर लेता है, तो क्या उसकी सीट सामान्य श्रेणी में नहीं गिनी जानी चाहिए। इससे क्या होगा मैं बताती हूँ। आरक्षित वर्ग का एक और ज़रूरतमंद छात्र उस सीट का लाभ ले सकेगा। लेकिन इस विषय पर भी राजनीतिक दल चर्चा करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें समाधान नहीं चाहिए, उन्हें वोट चाहिए होता है। फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या समस्या वास्तव में सिर्फ सीटों की है या शिक्षा की है। यदि किसी गांव में स्कूल ही खराब है, शिक्षक ही प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे लैब ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, तो फिर आप केवल सीट आरक्षित करके कितनी दूर तक समस्या का समाधान करेंगे। असली सामाजिक न्याय क्या है। असली सामाजिक न्याय ये है कि देश के सबसे गरीब बच्चे को भी वही शिक्षा मिले जो किसी बड़े शहर के महंगे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को मिलती है। असली सामाजिक न्याय वो है कि सरकारी स्कूल इतने मजबूत बने कि किसी को कोचिंग माफिया के सामने झुकना ही न पड़े। असली सामाजिक न्याय ये है कि अवसर पैदा किए जाएं, केवल सीटें ना बांटी जाएं। और यही वो चर्चा है जिससे राजनीतिक दल डरते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा सुधार में मेहनत लगती है, स्कूल बनाने पड़ते हैं, अच्छे शिक्षकों को नियुक्त करना पड़ता है, भ्रष्टाचार को रोकना पड़ता है। लेकिन जाति की राजनीति करना बिल्कुल आसान है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटो, उनको एक दूसरे से लड़ा दो, उनको बिजी कर दो लड़ाई करने में, और फिर जब चुनाव आता है तो चुनाव जीत लो जाति का कार्ड खेल करके। अब बात करते हैं समीक्षा की। क्या किसी भी सरकारी योजना की समीक्षा नहीं होती है। क्या सड़क योजना की समीक्षा होती है ना। क्या स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा होती है ना। क्या आर्थिक नीतियों की समीक्षा होती है ना। तो फिर आरक्षण व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए। यदि कोई नीति देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को प्रभावित करती है तो उस पर डेटा आधारित चर्चा बिल्कुल स्वाभाविक है।
बट नेचुरल है, होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जैसे ही समीक्षा शब्द बोला जाता है, रिफॉर्म शब्द जैसे ही बोला जाता है, राजनीतिक शोर शुरू हो जाता है। किसी भी सामाजिक न्याय में खतरा दिखने लगता है पार्टियों को, किसी को संविधान जो है वो खतरे में दिखाई देने लगता है, और असली चर्चा वहीं पर आकर के अपना दम तोड़ देती है। मेरा मानना है कि देश में इस विषय पर शांत, तथ्य आधारित और ईमानदार बहस होनी चाहिए, बिना गाली गलौज के, बिना नफरत के, बिना जातीय वैमनस्य के। क्योंकि भारत को जातियों की लड़ाई अब नहीं चाहिए, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। भारत को अवसरों की समानता चाहिए, भारत को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, भारत को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें सबसे गरीब और सबसे वंचित व्यक्ति सच मायने में, सही मायने में ऊपर उठ सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बात, यदि कोई भी आंदोलन या अभियान इस विषय पर चलाया जाता है तो उसे पूरी वित्तीय पारदर्शिता होनी चाहिए। उसमें हर चंदे का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए। किसी भी प्रकार की विदेशी फंडिंग या बाहरी प्रभाव की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत का आंतरिक सामाजिक प्रश्न है और इसका समाधान भी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर ही निकल के आएगा और निकलना चाहिए। देखिए, आरक्षण पर बहस होना संविधान का विरोध नहीं है, नीतियों की समीक्षा करना सामाजिक न्याय का विरोध नहीं है। प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण, ये सवाल है कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है प्रश्न पूछना। अब फैसला आपको करना है, क्या हम इस विषय पर केवल भावनाओं से सोचेंगे या फिर तथ्यों के साथ में, आंकड़ों के साथ में, और भविष्य की जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी, उसके हितों को ध्यान में रखकर चर्चा करेंगे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।